एक खास विषय पर है। मोदी सरकार की सामरिक, रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिफेंस और आर्थिक डिप्लोमेसी की फेलियर पर है। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको पहले दिखाना चाहूंगा, उसके बाद उस पर विस्तार से जो है हम कांग्रेस की टिप्पणी आपके सामने पेश करेंगे। Somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, so we allow that to happen foolishly, but we can, and that, we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do it. ये दो राष्ट्र अध्यक्ष की कहानी है। एक तरफ मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति, किस तरह से ट्रंप को जो करेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो। दूसरे तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सामने देश के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ओछे टिप्पणी कर रहे हैं कि इंडिया इज अ टैरिफ वायलेटर, सबसे ज्यादा टैरिफ होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। इस तरह के बातें मोदी जी के सामने, और मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यही हाउडी मोदी आपको याद होगा, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, हाउ आर यू डूइंग मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। और भारत और अपने सामने भारत को जो है टैरिफ वायलेटर, मैक्सिमम टैरिफ तरह के बातें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी कह रहे थे। और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे कि हमने मोदी को $18 मिलियन दिया, हमने $21 मिलियन दिया। ये मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड का जो है व्यवहार, अगर ये बेस्ट फ्रेंड हो तो दुश्मनी ठीक है। भाजपा के ट्रोल्स थकते नहीं है, विश्वगुरु बोलते रहते हैं। जब मोदी जी गए थे तो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ ने उनको रिसीव किया। जब मैक्रॉन जाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो ट्रंप साहब अपने से आए थे उनको रिसीव करने के लिए। पूरी तरह से टीवी में जो एक न्यूज चला रहे कि मोदी जी ने क्या गिफ्ट दिया था जेडी वांस को और ट्रंप साहब को, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास किया। और आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोग को, इस देश के लोग को चिंता होनी चाहिए। मोदी जी वापस आए, और जैसे ही वापस आए थे तो अमेरिका ने अनाउंस किया कि F-16 का $356 मिलियन, $356 मिलियन, 3,000 करोड़ के आसपास के जो है स्पेयर पार्ट्स जो है F-16 के मेंटेनेंस के लिए वो दिया जा रहा है पाकिस्तान को। कोई शब्द नहीं है विदेश मंत्रालय से। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुई थी उसमें यह लिखा गया था कि सीधे तौर से ये F-16 आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और यदि आप उसको जो है आपने जो है अपने पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस देश के वायुसेना के पदाधिकारी, सेना के पदाधिकारी ने लगातार कहा है 2019 में F-16 को पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमला करने के लिए, अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया।
उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हम एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका को कि आप गलत कर रहे हो। 2022 में बाइडेन ने $450 मिलियन के आसपास F-16 के मेंटेनेंस के लिए दिया था। अब यह स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से मदद पहुंचा रहे हैं और हमारी सरकार के पास बस हिम्मत ही नहीं है बोलने के लिए। अब एक और फोटो हम दिखाते हैं, देख लीजिए एक फोटो। ये फोटो है, ये है असली लीडरशिप का। इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन के साथ, याद कीजिएगा कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय अमेरिका ने 7th फ्लीट को जो है बे ऑफ बंगाल में उन्होंने भेजने का काम किया। 7th फ्लीट अमेरिका के सबसे शक्तिशाली नौसेना की जो फौज है, उसके बावजूद हमने देश का सम्मान और इज्जत सिर्फ बचाए नहीं ऊंचा रखा। यह सरकार थकती नहीं है पंडित नेहरू जी को के ऊपर टिप्पणी करने से। यही जवाहरलाल नेहरू जी, अमेरिका ने कितना दबाव डाला था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर बनने के लिए। योग को इतिहास पढ़ना चाहिए। अमेरिका ने जो है इंडिया को एक फ्रंट बनाना चाह रहे थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन। कितना दबाव था, गरीब देश था, उसके बावजूद पंडित नेहरू ने जो है घुटने नहीं टिकाए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। हाल में आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 10 साल, 2010 में सिक्योरिटी काउंसिल के 500 सदस्य दिल्ली आते हैं और 500 ने भारत के बारे में कितने कितने अच्छे बातें सबके सामने रखी। भारत के तारीफ हुआ दुनिया भर में। 123 एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप सब लोग को जानकारी है कि उसके चलते आज जो है मोदी सरकार बोल रही है कि हम जो है प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को इस देश में लाएंगे। हमने जब हमने इस देश के लिए हथियार का व्यवस्था किया था अमेरिका से, तो हमने क्या किया, सर्कुलर प्लेन जैसे जो है प्लेन के डिटेल्स में दे देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। C-130, JC-17, पोसाइडन 8I, पोसाइडन प्लेन जो है जो पूरी तरह से हमारे जो व्यापक कोस्ट लाइन पर एक रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट के रूप में, सूचना तंत्र के रूप में सुनिश्चित करती है, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि किसी तरह का जो है पानी के माध्यम से, सी के माध्यम से कोई भी जो है अटैक अगर किस तरह का कोई देश प्रयास करेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये थी एक समझदार सरकार की जो है नीति। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से अमेरिका के साथ हमने संबंध बनाए, $9 बिलियन के जो आर्म्स ट्रेड हुए थे, जितने भी जो सामग्री हमने खरीदा था वो देश के हित में था। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, F-35। अब F-35 के बारे में मैं तो उन्हीं के परम मित्र के जो ट्वीट दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। इलॉन मस्क ने F-35 के बारे में क्या कहा। सरकार ने अभी तक डिनाई नहीं किया कि हमको F-35 नहीं चाहिए। सरकार ने यहां तक भी नहीं कहा कि हम अपने वायुसेना और सेना के वरिष्ठ जनरल से और लोग से बात करके और रक्षा विशेषज्ञ से बात करके बताएंगे कि हमको F-35 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने बात ही नहीं की। और F-35 इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। F-35 इस देश के हित में नहीं है। लगातार रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में। आप देख लीजिए कि ये जो इसके डिजाइन में खराबी है, इसके ऑक्सीजन में खराबी है,
मस्त साहब लिखते हैं कि इसको जो है हर चीज उसमें शामिल किया गया, इसलिए वो इनइफेक्टिव है। और एक एक जहाज $100 मिलियन के आसपास का है। तो भारत ट्रंप साहब को खुश करने के लिए यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको मत खरीदिए। हम इस सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को जो $350 मिलियन से ऊपर का जो है ग्रांट ट्रंप ने दिया, उस पर आपने क्यों विरोध नहीं किया? आपने क्या F-35 के बारे में अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन की थी कि नहीं की थी? क्योंकि ये जो जब स्टेटमेंट आता है दो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में, तो F-35 के बारे में क्या F-35 के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? हम प्रधानमंत्री सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने देश को इतना कमजोर और इतना बड़ा खतरे में क्यों डाला? सिर्फ मीडिया इवेंट मैनेजमेंट करके, हाउडी मोदी, परम मित्र, गुड फ्रेंड मोदी करके आपने जो है एक शब्द नहीं बोला पाकिस्तान को जो $350 मिलियन के जो है, और जब $400 मिलियन भी दिया गया था उस वक्त भी आपने नहीं बोला। लाल आंख वाल आंख दिखाने के लिए तो छोटे छोटे लोग के लिए है, जहां पर देश के मान सम्मान की बात है, कोई टिप्पणी नहीं। सेकंड इश्यू में आता हूं और उसी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि टैरिफ के बारे में किस तरह से ट्रंप साहब जो है भारत को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये सरकार इतनी डरी हुई है, बेशरम सरकार है कि मोदी जी का जाने से पहले उन्होंने हार्ली डेविडसन का 50% टैक्स कम कर दिया था, कस्टम्स ड्यूटी, और टेस्ला का 85% जाने से पहले। होता है ना कि जब स्टूडेंट खराब मार्क्स लाता है तो वो फिर पहले क्या बोलते हैं, कॉम्पस बॉक्स को ठीक करता है। उसी तरह के व्यवहार है। ये F-35 के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा। आपने नापतोल वाला प्रोग्राम तो देखा होगा, 2 बजे रात को जो प्रोग्राम जो है एडवर्टाइजमेंट चलता है नापतोल वाला चैनल में, पता नहीं आप देखे कि नहीं देखे हैं? हाँ, नापतोल 2 बजे रात को फालतू चीज बेचते रहते हैं। ये नापतोल जैसे है क्या F-35? 2 बजे रात को इंडिया में 2 बजे तक जब मोदी जी ने अनाउंस किया, और मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि F-35 का जो है खरीदना नापतोल के बराबर हो गया। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई फीडबैक, बस चले गए और हां बोल दिया, या ना भी नहीं बोला, हां बोला, किसी को नहीं मालूम है। अब टैरिफ की बात हम करते हैं। ये सरकार ध्यान भटकाकर जो है पूरे अपने 10 साल पार कर चुकी है, और ये कोशिश रहेगी हमेशा अगर 5 साल और पार करने के लिए। पिछले 1 साल में 80 लाख करोड़, आई रिपीट, 80 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया है। जनवरी से 45 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? जितने भी पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, गरीब आदमी ने जो पैसा डाला था पिछले 15-20 साल में, पूरे गेन्स खत्म हो गए। आपने जो पैसा डाला था 5 साल पहले, बराबर कर दिया मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने। और क्यों बताता हूं। शुरू करते टैरिफ से, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार इतनी निकम्मी है, डब्बू है, कि बॉर्डर असुरक्षित है और अर्थव्यवस्था चौपट है। टैरिफ के चलते अमेरिकन टैरिफ रेसिप्रोकल, पारस्परिक टैरिफ जो बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हम 10% देंगे तो वो 10 करेगा 50, उससे जीडीपी में 0.5 to 0.6% की गिरावट होगी। आप समझ रहे हैं मार्केट क्यों डूब रहा है? लोग को विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार कुछ कर पाएगी अमेरिका के खिलाफ। और ये सरकार को पहले से निर्मला सीतारमण को मालूम था कि टैरिफ लगने वाले हैं, उसके बावजूद, और सच सोच लीजिए 6.5% अगर जीडीपी है, -0.6 कर दो 5.9 आ जाता है, और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दोगे, आप सोच लीजिए इस देश का क्या स्थिति होगी।
लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी और अब ये टैरिफ, और चौथा अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई थे, जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई। नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि ये देश खत्म हो जाए। नोटबंदी, फॉल्स जीएसटी, लॉकडाउन, टैरिफ। हमें डर है कि अगर इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी तो हम आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। और निर्मला सीतारमण को मालूम, ये बात पता होने के बावजूद कोई करेक्टिव एक्शन उन्होंने नहीं लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस मार्केट का 80 लाख करोड़ एक दिन में गायब हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास तो खत्म हो गया। आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसे जमा किए होंगे, ये सोच रहे होंगे कि 10% बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि उसमें से हम 5% निकाल करके ईएमआई भर देंगे, है ना। आप में से मैं तो अपने जो है रोज देख करके, जो है मेरे पास वो ऐप है जिसमें देखता हूं कि मेरे निवेश का क्या हुआ। डिप्रेशन में जाना तो मैं उसको खोल देता हूं, सब साफ हो गया। बाय गॉड, मैं अपनी स्थिति में बता रहा हूं, आपको तो छोड़ दीजिए, आपको तो मैं पूरी तरह से सहानुभूति है। और कारण, और सिर्फ एक ही कारण है भाई साहब, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार। और याद कीजिए, कांग्रेस के समय एक इंटेलेक्चुअल, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, जो दुनिया भर में जो लोग कहते थे कि जब तक यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मनमोहन सिंह, इंडिया विल नेवर हैव एन इकोनॉमिक चैलेंज। जर्मनी के चांसलर, अमेरिका के चांसलर बैरक ओबामा बोलता था कि हम पूछते थे कि दुनिया के इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा मनमोहन जी हमको बताइए। अगर आपने बैरक ओबामा के वर्क्स पढ़े होंगे तो बैरक ओबामा आस्किंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कि हम जब दुनिया के अर्थव्यवस्था के बारे में किसी तरह की जानकारी हम और या ज्ञान अगर हम लोग को जरूरत पड़ती थी तो हम मनमोहन सिंह जी से बात करते थे। एक ही पार्टी जो देश के सामरिक विषय पर हमेशा देश को आगे रखा। आपने देखा होगा कि मैंने बताया था, न्यूक्लियर डील, हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, Poseidon aircraft acquisition, ensuring America is on India's side without compromising our independence, without bowing our head. दूसरे तरफ economic stability. भारत का मार्केट 1 ट्रिलियन नीचे गया डॉलर में, चीन का मार्केट 2 ट्रिलियन ऊपर जा रहा है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चीन से तो हो ही चुकी है। अब अमेरिका के साथ भी $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करेंगे। क्या भारत, लास्ट में इतना ही सवाल है कि क्या भारत चाइना और अमेरिका का जो है सामान का डंपिंग ग्राउंड है? क्या टेस्ला और ये सब कंपनी आकर के हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म करेंगे? क्या भाजपा सरकार जो है, एक ही नियत है भाजपा को कि सीमा को कमजोर करें, चीन पाकिस्तान के बारे में कुछ ना बोलें, और अर्थव्यवस्था को ऐसे बना दीजिएगा कि सब हम लोग चाइनीज शर्ट, चाइनीज फोन, अमेरिकन कार। एंड प्लीज रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, जिस दिन अमेरिका के टैरिफ हम हटाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जिस दिन, और वो होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है और ये सरकार करेगी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मोदी सरकार से पूछिए, जिस दिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेब, जिस दिन एप्पल पर आपने टैरिफ हटाया, पूरा हिमाचल खत्म।
जिस दिन आपने ग्रेप्स पर टैरिफ हटा दिया, पूरा आंध्र प्रदेश खत्म, महाराष्ट्र खत्म। जिस दिन दूध पर आपने टैरिफ हटा दिया, होल मिल्क इंडस्ट्री खत्म। अमेरिका विल डंप। I would request you to please remember these words of mine. The farmers of India are under the greatest danger, because if American agriculture products come without tariff, we will be drinking California milk, eating apples from Washington, Seattle, and all our 70% of our population will suffer and have the worst future. इस देश के लोग नहीं समझ रहे हैं कि I would request you to please highlight this part कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अगर उठता है अमेरिका का, तो कोई भी जो है किसान नहीं बचेगा इस देश में। अगर गाड़ी के टैरिफ ऐसे बंद हो गए, कम हो गए, अगर गाड़ी के टैरिफ कम करेंगे, ना तो महिंद्रा रहेगी, ना टाटा, ना मारुति। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स चीन से जस्ट वैसे ही पूरी तरह से आ रहे हैं, तो फिर देश में बनेगा क्या? अ कंट्री गेट्स वीक ओनली ऑन टू इश्यूज, ऑन बॉर्डर डिप्लोमेसी एंड ऑन इकोनॉमिक। दो देश अर्थव्यवस्था जिस देश का मजबूत होता है, उस देश को कोई लाल आंख नहीं दिखा सकता। ये मोदी सरकार ने 10 साल में हमको ध्यान भटकाते भटकाते जो है यही एक काम सफल कर दिए कि हमने अपने जो है घर बेचते हुए देखा नहीं है। स्टॉक मार्केट उड़ गया, अब किसान ही बचा है और आप सब लोग बचे हैं। कुछ दिन बाद एक अच्छी बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूल वेयर ब्रुक्स ब्रदर्स शर्ट एंड ऑल अमेरिकन कंपनी क्लोथ्स एंड वॉचेस, टाइमेक्स वॉच। टाइटन को तो खत्म कर देंगे। अगर कोई सवाल है तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, स्ट्रेटेजिक विषय है। धन्यवाद। इस मसले पर आप कह रहे हैं कि सामरिक मामले में, आर्थिक मामले में, कूटनीतिक मामले में मोदी सरकार जो है नाकाम रही है, खासतौर पर अमेरिका का जो दौरा रहा पीएम का। तो आप लोग क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे या क्या मांग करेंगे सरकार से? पहला है कि F-16 को जिस तरह से स्पेयर पार्ट्स के लिए लगातार पिछले 10 साल में अमेरिकी सरकार, बाइडेन जी हो या ट्रंप जी हो, पैसे दे रहे हैं, उस पर हमारी सरकार ने कभी विरोध नहीं किया। और पाकिस्तान ने हमेशा अपने F-16 हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो आप क्या कर रहे हो? हमेशा बोलते पाकिस्तान लाल आंख, जहां पर लाल आंख दिखाना है तो एकदम जो है गायब हो जाते हो। अभी सामने तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ हॉट एयर वाला सरकार है, करते तो कुछ नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे। अरे आप पाकिस्तान को $350 मिलियन अभी मिला है, आपने क्या किया है? एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, पहला। दूसरा F-35 को आप नकारिए, पब्लिकली बोलिए हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिक डोमेन में कहा कि हमको कोई सुकोई प्लेन ज्यादा फायदेमंद है। आपके विशेषज्ञ, एयरफोर्स एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, आपने कहा है ये पब्लिक डोमेन में, तो आप क्यों नहीं बोलते कि हम नहीं लेंगे? आपकी हिम्मत क्या है? अब देश को जो आप इतने डरे हुए कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि F-35 नहीं लेंगे, और सब कहते हैं कि सबसे बेकार एयरक्राफ्ट है। ये तो दो चीज है। टैरिफ के बारे में मोदी सरकार, एग्रीकल्चर टैरिफ के बारे में किसी हालत में अगर आपने एग्रीकल्चर टैरिफ अगर हटा दिया तो देश के 60% लोग भूखमरी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उस पर आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं देश को? आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि टैरिफ के चलते 0.5% जीडीपी कम हो रही है? तो आप उस पर क्या कर रहे हो? आपका क्या सुझाव है? 80 लाख करोड़ जो पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट में उड़ गया है, पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में तो 1 लाख करोड़, टोटली आई थिंक इस साल में 3 लाख करोड़ के आसपास FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इस देश से। और FII जो है यहां से पैसे निकाल करके, सर सोच लीजिए, यहां से पैसे निकाल और डाला कहां बताइए? चाइना में। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, द मनी विच इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू चाइना।
You can Google, you can search. I'm not saying it for the sake of saying it. तो भारत से पैसे निकाल करके अमेरिकन FIIs, यूरोपियन FIIs चाइना में डाल रहे हैं उनके स्टॉक मार्केट में। तो हमारा कहना है कि सरकार ने एक स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट लॉस पर नहीं कहा, एक स्टेटमेंट टैरिफ पर नहीं कहा, एक स्टेटमेंट उद्योग पर नहीं कहा, इसलिए मार्केट गिर रही है, लोग को विश्वास नहीं है। एंड टाटा मोटर्स के स्टॉक इतने क्यों कम हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के कंपनीज के स्टॉक इतने कम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ टैरिफ। ड्रग कंपनीज के ऊपर ट्रैप, ड्रग कंपनीज, सिप्ला, सन, सब ड्रग कंपनीज का आप स्टॉक बाजार देख लीजिए, क्यों कम हो रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम टैरिफ डालेंगे 50%, 100%। तो जब आपकी सामान बिकेगी नहीं, 30% of the sale of drug companies of India is in the United States of America. These are all data available. तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 30% बिक्री नहीं होगी, वो कंपनी डूब जाएगी। तो ये सरकार क्लियर करें कि आपका रोड मैप क्या है देश को बचाने के लिए। बिकॉज 6.5 से 7% से आप 6% तक GDP लाओगे तो आप तो जानते हैं कि क्या होगा देश में। हमारी सैलरी कम हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, EMI भर नहीं पाएंगे। लेकिन एक एडवांटेज जरूर है कि ब्रुक्स ब्रदर के जूते पहन लेंगे। हाँ, EMI खत्म हो जाएगा, लेकिन जूता जो है अमेरिकी होगी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी कुछ भी पूछ लीजिए। Is there some, do you have any roadmap? You raised certain queries that if no tariff is imposed on this, your agricultural products from US and all, do you have any roadmap? What should be done? What should government do, So I want to prevent ask this disaster, as you said? No, so if you remember, you saw the way Canada and Mexico reacted, and the tariffs were dropped. My question is, India has to make a case. You have to engage with the Trump government saying we will not accept it because these are reasons specific to this country. Or you have a plan to protect yourself, take the risk, and how do you develop the country? But I'm asking a very simple question, sir. If you remove tariff on agricultural products, can you imagine what will happen to India? Cheese will come from Switzerland. Milk will come from the United States. Milk powder, and then they'll mix it here. There'll be no agriculture left. And I'm sorry, I'm unable to communicate my anguish and pain that what will happen to Indian farmers is genuinely unbelievable. आप सऊदी अरेबिया जाइए, जॉर्डन चले जाइए, उनके जो है मॉल में सिर्फ विदेशी खाने की सामग्री है। No agriculture in Jordan. No agriculture in all these countries will be finished. So that's one issue. Any other question? I know it's a complicated topic. I hope it was interesting. I tried my best. No, it's an important topic. But we are so used to event management that... Yes, sir. जी क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब प्रधानमंत्री जी को आप टारगेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि 2 राष्ट्र अध्यक्ष की मीटिंग है सर। एक राष्ट्र अध्यक्ष कितना बोल्डली हाथ बढ़ा करके बोलता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, और दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी ट्रंप का हाथ पकड़ करके बोले। हम चाहते हैं, देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है डरे हुए वहां सहमे हुए बैठे हैं वहां पर। हमें खराब लगता है। भाजपा के ट्रोल्स को भी बोलिए, उनको भी खराब लगनी चाहिए। आपने, मैंने देखा था, इसलिए मैं चाहता था कि मोदी जी आप पकड़े बोले कि नो मिस्टर ट्रम्प ऑन टैरिफ यू आर रॉन्ग, वी विल डिस्कस दिस सेपरेटली। तब ना देश की इज्जत जो है बरकरार रहती। नहीं तो ये फ्रांस और, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया थी, आप ही अपना निष्कर्ष पर पहुंच जाइए। मैंने सिर्फ 2 वीडियो दिखाया और मैंने दिखाया कि 2 राष्ट्र अध्यक्ष के रिएक्शंस कैसे हैं, अलग अलग हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी जैसे कांग्रेस के ऊपर बरसते हैं उसी तरह से ट्रंप के ऊपर बरसे। कांग्रेस के ऊपर हमेशा उनका पूरा फायर रहता है, उसी तरह से जो है ट्रंप को क्यों नहीं करते हैं।
अजय सर, सवाल मेरा सर आपसे ये है कि सर। कुंभ का भी आज समापन हो रहा है, यूपी सरकार उसको बड़े पैमाने पर योगी सर। आदित्यनाथ भी उसको मना रहे हैं। इस बीच आपकी सहयोगी पार्टी है एक सपा के ही एक नेता ने सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी और गांधी परिवार पे कुंभ में ना जाने को लेके, आप क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं वो व्यक्ति कौन है। अब कोई भी जो है रोड पर चलने वाले व्यक्ति का मैं टिप्पणी पर मैं क्या बोलूं? कोई भी कुछ भी बोल दे, अनाप शनाप बोलने के लिए तो फ्रीडम है देश में, तो अभी भी आजादी है, जेल नहीं जाते हैं इसके लिए, तो अच्छी बात है। मैं जानता भी नहीं उस व्यक्ति को, ना कोई जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, बोलने से पहले तो आप भी नहीं जानते थे। जब से उन्होंने बोला था तो लोग उनके जाम याद कर लिए, तो बोले कि और उचित टिप्पणी देते रहेंगे, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था उस व्यक्ति को, तो मैं क्यों बोलूं उसके बारे में। उनके बारे में मत बोलिए, लेकिन एक बेसिक सवाल जो है वो लगातार इस बात को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये कुंभ चला तब तक कई बार तारीखें बदली गई। मीडिया में भी ये चला कि राहुल गांधी जो है वो कुंभ जा सकते हैं। गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 4 तारीख का डेट भी दिया गया था कि आप आइए यहाँ। क्या बतौर कांग्रेस के नेता आप लोग को कोई जानकारी दी गई कि मीडिया अगर सवाल करे तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कितना कवर किया था जब हम सोमनाथ मंदिर गए थे, जब सोनिया जी जो है कुंभ गई थी। ये आस्था की बात है हमारे लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लीडर सचिन पायलट गए थे तो आपने कितना कवरेज दिया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स गए थे कुंभ में, राहुल जी गए थे, सोनिया जी पहले भी जा चुकी है, तो उसके बारे में आप बीजेपी हम कब जाएंगे, कि क्या करेंगे? ये इस देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कुंभ वाला सवाल सही तरीके से दर्शाते हैं कि देश की क्या स्थिति है। हमने देश की जो चुनौती 80 लाख करोड़ के बारे में बताया, ठीक है ना? ये ध्यान भटकाने के लिए, नॉट यू, आई एम सेइंग दिस गाय फ्रॉम दिस अदर पार्टी, पूरी इस पर डिबेट है। आप सोच लीजिएगा कि जिस देश में 80 लाख करोड़ स्टॉक मार्केट में डूब गया, जिस देश में जो है पाकिस्तान को जो आप एक टिप्पणी नहीं कर सकते हो, जिस देश में जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर चौपट होने की स्थिति में है, अशोक गुलाटी से पूछिए, वो तो विशेषज्ञ हैं, वो तो प्रो गवर्नमेंट भी है, वो क्या बताएंगे? वो भी यही बताएंगे। हमारा इतना ही कहना है, मैडम, प्लीज कवर अस whenever we visit religious places. We don't have to explain our आस्था। हम जब जाते हैं, जाएंगे अपने टर्म पर, टाइम पर जाएंगे। फिर से कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, होता रहेगा। सो इट्स दिस इज ऑल टू ब्रिंग ये सब डिबेट जो है 80 लाख करोड़ को छिपाने के लिए जो है टीवी में डिस्कशंस होंगे। मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि 80 लाख करोड़ के बारे में भी डिबेट कर लीजिए और हमको बुलाइए, हम आपके आभारी रहेंगे। अजय जी सवाल इसलिए है क्योंकि राम मंदिर भी आप लोग नहीं गए, कांग्रेस नेतृत्व नहीं गया, उसमें आपने बकायदे अपनी बात कही। आप कुंभ भी नहीं गए, तो एक एंटी हिंदू आपकी छवि बनती जा रही है और आप ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। ऐसा क्यों जा रहा है? अरे पूरा यूपी कांग्रेस राम मंदिर, तो प्रॉब्लम क्या है? हम जब सोमनाथ मंदिर गए थे, इतने हर जगह, अभी रायबरेली में कितने मंदिर में राहुल जी गए थे। आप बीजेपी के एजेंडा पे जाएंगे क्या? रायबरेली में हमने नहीं गए, हम नहीं गए थे क्या? हैदराबाद में हम नहीं गए थे क्या? ये तो प्रॉब्लम वही है। रायबरेली में हम जाते तो आप उसको जो है हिंदू के पक्ष में नहीं देखते हैं। और दूसरी बात है, बस एक चीज है, हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे। और जब हम इतने बार, और आप बताइए सर, जब हम रायबरेली में मंदिर में गए थे तो आपके टीवी का कैमरा कहां था? अच्छा, दिखाया था तो अच्छी बात है, फिर सवाल क्यों पूछते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन, जब आपको मालूम है कि हमारी आस्था जो है इतना पवित्र है और पुण्य है, उसके बावजूद भी छेड़ने के लिए आप सवाल करते हो तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम, आप बताओ कि रायबरेली में गए थे, सी रिलीजियस बिलीफ, नहीं बॉस, नहीं, एक मिनट, वी हैव ग्रेट बिलीव, रेस्पेक्ट फॉर
whether it is the Kumbh, whether it is Swami Ayappa temple, whether it is the Eid al-Fitr, whether it is the Christmas, whether it is Gurpurb. As a party, we respect every religious event. My only disappointment is that this press conference will ignore 80 lakh crores of loss. My only pain, hey boss, you have to listen to my agony, कि मेरा दर्द कि 80 लाख करोड़ पूरा मध्य वर्ग रोड पर आ गया, बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा है, पूरे घर खाली हो गया, और आप जो है ढोंगी, आप नहीं मतलब भाजपा के ढोंगी एजेंडा पर मत जाइए. हमारे आस्था जो है, राहुल जी कितने आपको, आप यार आप ही तो कवर किए थे जब हम गए थे उज्जैन में, भूल गए? उस पर स्टोरी लिखिएगा कि the amount of visits we have done across India. So मेरा इतना ही कहना है सर. सर 66 करोड़ लोग कुंभ हो आए, फिर राहुल जी क्यों नहीं गए? बस यही सवाल था. मैडम इतने लोग गए थे सोमनाथ मंदिर, इतने क्यों नहीं, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए सोमनाथ? फिर यार ऐसी बात कुछ हो सकती है? इसका क्या जवाब है? सोनिया जी गई थी तो उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला. तो मेरा इतना ही कहना है कि प्रियंका जी सब लोग, we will decide, but important thing. No, I want to finish off. You're very excited. But I want to finish off with one thing. I request you again, what I spoke today on the danger of the economic situation of the country, I'm telling you. Madam, साहब लोग, आप समझ नहीं रहे, नौकरी सबकी चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा. जीडीपी अगर 5% के नीचे गया, we will be finished as a country. No jobs will be there. फिर सवाल करने के लिए भी नहीं रहेंगे और मैं बोलने के लिए भी मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि जो है सबकी नौकरी चली जाएगी. Sir, there's a petition. मेरा तो नौकरी नहीं है तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन ये सामने खाली होगा. Sir, there's a petition filed in Supreme Court to ban the convicted netas permanently. But center is saying that अभी का जो rule है 6 साल का, वही ठीक रहना चाहिए, and any such rule regarding convicted netas should be through parliament and not through the court. How do you see this? No, it's very simple. The punishment should be commensurate with the offense, right? So suppose somebody is life imprisonment for murder, some neta has done a murder, then obviously he's inside jail now, so he can't come, na? But suppose I do a post, go to Modi ji's house and demonstrate, and they put 353 against me, obstructing government officials from doing their duty. 7 साल है? No, एक मिनट madam. No. Conviction, one sec. You're making a mistake. If you're convicted, and if you're convicted beyond, how can you contest from inside the jail? The second issue is, the conviction has to be stayed. Madam, legal. You can get convicted and fight, but the conviction has to be stayed. And if it is above 2 years, then you cannot contest unless it is stayed. So ये तो clear है. अगर मोदी सरकार जिस तरह से हमको जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं सभी को, हमने काला झंडा दिखा दिया, जैसे हमने काला झंडा दिखा दिया मोहन भागवत को, तो आपने हमको जेल भेज दिया. हाँ, उड़ीसा में बच्चे लोग ने काला झंडा दिखाया तो जेल भेज दिया. अगर आप उसमें कन्विक्ट कर लोगे काला झंडा दिखाने के लिए, फिर तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, जो मोदी जी कर ही रहे हैं. सो आई थिंक द पनिशमेंट शुड बी कमेंस. और दूसरी बात है, मोदी जी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी पूरी आधी पार्टी तो जेल में जाएगी ना, फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हाँ, बाल तो बॉस बच गए, लेकिन बाकी लोग तो 90% तो उनके लोग भी नहीं लड़ पाएंगे ना, फिर उनके पास आदमी नहीं रहेगा चुनाव लड़ने के लिए. वो भी चिंता की विषय है. उनके पास ज्यादा अपराधी हैं. हाँ. सर, आशीष सर, 80 lakh crore, I beg you can put this story tomorrow. But ये जो stock market tariff, nobody is understanding the danger, I'm telling you. नौकरी नहीं रहेगी, डिफेंस कॉलोनी के मकान बिकने लगेंगे.